गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। ओ नमः। हरि ओम। मानो कि कोई एक पिता है और उनका एक लड़का है जो कोई दुकान अभी नई चालू की है। तो वो पिता से कभी एडवाइस लेता है। पैसे पिता ने दिए कि ये मेरे पास इतनी बचत है, सेविंग, और तुम दुकान चालू करो। तो बच्चा वो दुकान चालू करता है। पिता को भी पता है शुरू में घाटा होता ही है। तो क्योंकि दुकान में शुरू के जो 1000 दिन है वही तकलीफ वाले होते हैं। तो पिता जाता तो नहीं दुकान में, लेकिन वो पूछता है कि जरा मेरे पैसे है तो जरा मंथली बताना कि कितना मुनाफा होता है, कितना। तो घाटा तो होता है, 1 महीना घाटा होता है, 2 महीना होता है, 3 महीना होता है, 12 महीना भी घाटा होता है। तो बाप समझता है कि ठीक है। लेकिन फिर आगे चलता है तो वो थोड़ा तफसील, डिटेल्स पूछता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, इस तरह घाटे का जो व्यापार है कैसे चलेगा। हाँ, हमारा फैमिली है, तुम्हारा भी शादी हो गया है तो भी। और वो घाटा तो ऐड होता है, संग्रहित होता है हर महीने। तो 12 महीने में तो काफी घाटा हो जाता है। फिर भी वो कहता है कि चलो जाने दो। फिर और 12 महीने जाते हैं तो उसमें भी घाटा ही होता है। तो फिर पिता, जिसने, वो कहाँ तक वो धीरज रखेगा ना। वो बेटे को बोलेगा, यार देख कि ये क्या है, क्या कर रहा है तू।
फिर थोड़ा डिटेल भी पूछेगा कि ऐसे कैसे घाटा हो गया। ये दुकान आगे जाके तुम्हें ही तो चलानी है। लेकिन वो घाटा चलता ही रहता है। और वो बेटा भी मौज शौक से जीता है, ऐसा नहीं कि उसको, जो अपने तौर तरीके है या उनकी अपना जो मौज शौक है और उसकी जो आदतें हैं, वैभव की, विलास की, प्रमाद की, वो चालू रखता है। तो पिता क्या करेगा? जैसे उसको एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहते हैं। वैसे ही मान लो एक बैंक है या एक कोई कंपनी है या कोई एक संस्था है, वो घाटे पे घाटा करते ही जाते हैं। और उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस बढ़ते ही जाते हैं। तो कोई भी आदमी क्या करेगा? हाँ, एक मर्यादा है, तब तक वो ठीक है, समझता है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल, 3 साल चलो। फिर वो कह देगा कि भाई इससे तो अच्छा है कि तू घर पे रहे और कुछ मत कर। मैं तुझे वो खाने पीने का जो खर्चा है वो दूंगा, क्योंकि तू बिजनेस करता है, इसमें तो घाटा होता है। हाँ, तो इससे तो तू ऐसे ही घर पे कुछ नहीं रहेगा तो एटलीस्ट जीरो जीरो तो रहेगा। तो आप क्या वो बेटे को प्रोडक्टिव कहेंगे? वो मौज शौक करता है, सब के चालू रखता है और बिजनेस में घाटा घाटा घाटा। सपोज आपका ही बेटा है, क्या आप खुश होंगे? देखो, जेन्युइन रीजन हो सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल मान, लेकिन वही आदतें, वही जो विचारधारा, वही मौज शौक, वही वैभव विलास, हाँ, अगर वो तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल भी चालू रखे, तो क्या आप सुखी होंगे? क्या आप उसको प्रोडक्टिव मानेंगे? क्या वो बेटे को आप योग्य मानेंगे? क्या वो बेटे को आप आदर्श मानेंगे और दूसरों को बताएंगे देख ऐसा बेटा होना चाहिए? बताएंगे कभी? किसी को आप बोलेंगे कि ये इस तरह से तौर तरीके रखने का, इस तरह की विचारधारा रखने की? क्योंकि बाप तो बूढ़ा हो चला है। वो तो चाहेगा कि भले बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो सस्टेन कर सके। हाँ, मुनाफा ना हो, एटलीस्ट जीरो जीरो तो रहना चाहिए लंबे समय के बाद। हाँ, शुरू में नहीं होता, समझते हैं 3 साल। तो फिर बेटे पे कर्ज लेना चालू कर देता है कि आप मत देना, मैं मेरे तौर तरीके, विचारधारा, मौज शौक, वैभव विलास,
लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं वो नहीं बदलूंगा। फिर वो कहीं और से कर्ज लेना चालू करता है। तो कर्ज जब लेना चालू करता है तब तो मिलता है, फिर उसके इंस्टॉलमेंट चालू हो जाते हैं। और क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं, तो वो लोन में से ही उसका हफ्ता भरता है, जो उसने कर्ज लिया है उसमें से ही उसका इंस्टॉलमेंट देता है। फिर आगे जाके ऐसा होता है कि ये इंस्टॉलमेंट भरने के भी पैसे नहीं है, क्योंकि लोन तो खाली हो गई। तो पहले 2 लाख की लोन ली थी, फिर वो नया कर्जा लेता है 4 लाख का। उसमें से वो 2 लाख की लोन भर देता है, फिर से वो जो पैसे बचे उसमें से आधा मौत शौक में, और आधा वो इंस्टॉलमेंट में जाता है। तो फिर से 1-2 साल में फिर से उसके पास कर्ज तो हो जाता है 4 लाख का। हाँ, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट है, उसकी किस्तें जमा करने का पैसा नहीं होता। तो फिर वो 12 लाख की लोन लेता है, उसमें से वो 4 लाख का लोन भर देता है, तो 8 लाख बचता है। तो 8 लाख में वो 2 लाख की गाड़ी ले आता है, और सबको बताता है मेरा बिजनेस बहुत चलता है, देखो मेरी गाड़ी देखो, मेरी स्टाइल देखो, मेरा दुकान देखो, मेरा प्रॉफिट देखो। क्योंकि वो कागजात के साथ भी वो खिलवाड़ कर लेता है पैसों से। लेकिन हकीकत तो नहीं बदलती, वो 12 लाख भी खाली हो जाते हैं। एक बात आती है कि 12 लाख का कर्ज है और हफ्ते चुकाने का पैसा नहीं है। हाँ, फिर वो 40 लाख का कर लेता है, तो 12 लाख का लोन भर देता है, और वो जो 40 लाख आया उसमें से बड़ी गाड़ी लेता है दिखाने के लिए। अच्छे कपड़े रहता है, बड़ा मोबाइल रखता है 1.25 लाख वाला। और बिजनेस तो प्रोडक्टिव है ही नहीं, बिजनेस तो नेगेटिव में चल रहा है, वो तो सिर्फ उसको पता है, और शायद उसके ऑडिटर को। तो फिर आगे जाते हैं, थोड़े 2 साल में फिर से आता है एक वक्त कि उसके पास पैसे नहीं होते, वो 40 लाख का लोन है लेकिन वो भरने को पैसा नहीं है। लेकिन तब तक उसने वो सब कागजात तैयार कर लिए होते हैं जिससे उसको ज्यादा लोन मिल सके। तो वो 40 लाख के बदले 1 करोड़ का लोन ले लेता है, उसमें से 40 लाख का लोन भर देता है। करेक्ट, 60 लाख बचते हैं, और बड़ी गाड़ी ले आता है, मर्सिडीज, शायद सेकंड हैंड, लेकिन मर्सिडीज ले आता है, और लोगों को बोलता है देखो। तो असली हकीकत तो उसको खुद को पता है। वो स्ट्रेस है, बाहर वो कुछ दिखाता है, अंदर वो कुछ और परिस्थिति अलग है। थोड़ा दान भी दे देता है अच्छा खासा, हाँ, ताकि उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती, प्रेस्टीज, उसको रिस्पेक्ट भी मिलने लगता है कि हाँ भाई देखो ये प्रगति कर रहा है। लेकिन उसकी जो बुक्स है, अकाउंट बुक्स, हिसाब की जो किताबें है, उसका तो उसको ही पता है, वो तो वो लॉक एंड की में रखता है। वो बुक, इसके लिए एक शब्द है, बुक कीपिंग नहीं, बुक कुकिंग। हाँ, वो बुक पे हर तरह की रसोई बनाता है बुक के अंदर। तो दैट इज नॉट बुक कीपिंग, बट दैट इज बुक कुकिंग। तो ये बुक कुकिंग चलता है सब। और टैक्स जो आता है वो भी भर देता है। तो सरकार भी राजी रहती है, कभी उसका सम्मान भी करती है, देखो ये
अग्रगण्य व्यापारी है या अग्रगण्य उद्योगपति है। फिर वक्त आता है 1 करोड़ भी खाली हो जाते। फिर उसने वो जो कुक्ड बुक्स है, वो जो उससे और वो 1 करोड़ के बदले 10 करोड़ का लोन ले लेता है, एक के बदले 2 मर्सिडीज ले लेता है। करेंगे, लेकिन फिर भी बिजनेस तो वही है, प्रॉफिटेबल नहीं है। वो बिजनेस तो चलाता है, लेकिन उसको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसको पता है इससे क्या मिलता है। ये जो सीन सपाटे करते हैं उससे ही तो लोन मिलती है। ऐसे ऐसे जो लॉसेस है, डेब्ट है, ऋण है, वो बढ़ता जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये बच्चा जो है, आप अपने बच्चे की नकल ये बच्चे से को करने देंगे अपने बच्चे को, कि देखो ऐसा होना चाहिए? क्या आपके बच्चे को आप ये सिखाएंगे? नहीं ना। आप ऐसा कहेंगे कि देखो इसकी स्टाइल देखो, इसके वो लाइफ स्टाइल देखो, इसका रुआब देखो, इसका ये प्रेस्टीज देखो, रिस्पेक्ट देखो, इसकी एम्बिशन देखो। क्योंकि पैसा आता है, तो बाट चारण तो आ ही जाते। हमें यहाँ काठियावाड़ में प्रशंसा करने वाले झूठी। तो इस तरह से बिजनेस डेवलप होता है। आप समझे, डेवलप। बैंक वालों को थोड़ा थोड़ा पता है। गुजरात में या हमारे राजकोट में टोपी फेरवी के, वो अपनी कैप बदलता रहता है लोन लेके। नई नई अच्छी अच्छी कैप लेता है, फिर अच्छी कैप है तो बैंक वाला भी खुश है। कि चलो अपना हफ्ता तो भर देता है, साला लोन लेके भरता है लेकिन भरता तो है। कुछ लोग हैं जो, हाँ, लेकिन लास्ट में एक वक्त आता है जब उसके पास लोन भी नहीं मिलती और किस्तें चुकानी होती। फिर वो लंदन चला जाता है। कुछ लोग गए। और वो सबको खुश रखता है। देखो, ही इज प्लेइंग सांता क्लॉज इन बिजनेस। वो आता है तो गिफ्ट लेके आता है अफसरों के पास, वो बैंक के जो अधिकारी है, जो राजकीय मंत्री है, इवन अप्सराएं है। हाँ, उसके पास वो एक सांता क्लॉज का खेल खेलता है, एज इफ ही इज ए सांता क्लॉज। असल में इसमें से एक भी पैसा उसका नहीं है। जो शुरू में दुकान खोला था वो उसका बाप का पैसा था, और बाद में जो लोन लिया वो XYZ बैंक का था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये वैराग्य है इसमें। यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है। तो मैं क्यों आराम से खुशी से सांता क्लॉज बन के न रहूं? और ये एक फिलोसॉफी है ऋषि चारवाक की। आज पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप, कोई भी देश ले लो, यही फिलोसॉफी पे चलता है। उसने कहा कि देव करी ने भी पीओ, मीन्स घी पीने का, भले पैसे कहीं से हमें उधार लेने पड़े। तो असल में उसने वो घी के बारे में बोला था कि घी इतना अच्छा है आरोग्य के लिए। लेकिन वो चारवाक की फिलोसॉफी ये है कि यहाँ सब कुछ क्षण भंगुर है।
तो अगर कोई दे रहा है तो ले लो, बांट दो, फिर से ले लो, फिर से बांट दो। करे हिसाब किताब तो कोई मुनीम रखेंगे अच्छा, होशियार। हाँ, दुगना फीस देंगे वो तो बुक अपनी कुक कर देगा। हाँ, अपनी लाइफ कुक करनी पड़े, इससे अच्छा है कि बुक कुक कर दो। तो चारवाक इतने बदनाम हुए भारत में, लेकिन यहाँ 500 साल शासन रहा, और यहाँ के शासक जो थे अंग्रेज और यूरोपियन, वो यहाँ के शास्त्र ले गए और उसको सबसे अच्छा चारवाक लगा। वो बोला नहीं, उसने चारवाक का नाम मिटा दिया। हाँ, लेकिन ये जो चारवाक की फिलोसॉफी है, इसके ऊपर जगत के सभी धन तंत्र चलते हैं। 31.5 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका पे कर्ज है, अमेरिकन गवर्नमेंट पे कर्ज। वो कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ, सबको खुश रखो, बड़े बड़े रोड बना दो, बड़े बड़े ब्रिज बना दो, अच्छे अच्छे बिल्डिंग बना दो। और बाकी का पैसा बचा है वो सिलिकॉन पे खर्च कर दो, प्लास्टिक सर्जरी पे। क्योंकि इसके लिए तो खर्चा होता है। तो अभी उसको परमिशन लेनी पड़ती है, कांग्रेस और सेनेट, अमेरिकी जो दो हाउसेस है ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तब तक वो ऋण नहीं बढ़ा सकते। लेकिन पिछले जमाने में अभी तक 31 टाइम्स वो जो सीलिंग है, जिससे वो ऋण मर्यादा तय की है, उससे आगे वो ऋण ले लेते, प्रेसिडेंट शट डाउन दे देते कि भाई देखो मेरे पास पैसे खलास हो गए मेरे कर्मचारी को देने के। तो उसके कर्मचारी कौन है? पूरा आर्मी है, पुलिस है, जजेस है, रेलवे के ड्राइवर्स है। सभी बंद हो जाएगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा, हवा पानी सब। अमेरिकन प्रेसिडेंट हाथ ऊंचे कर देता है कि मैं तो शट डाउन दे। वो उसकी ट्रेजरी सेक्रेटरी है, लेडी है अभी कोई, वो बोल देती है कि नहीं है पैसे, और सच बोलती है, मैं क्या करूं। अभी उसने बोला था कि ये तारीख तक हम चले उतने पैसे है, उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं है पगार करने के, तनख्वाह देने के। तो वो तो पूरा अमेरिका कोलैप्स कर जाएगा। वहां कोई संत महात्मा कोई नहीं है कि बिना पैसे के काम करेंगे, या हार्डली 10% लोग ऐसे होंगे। बाकी तो ना कोई दफ्तर जाएगा, दफ्तर खुलेगा, ना ट्रेनें चलेगी, ना बसेस चलेगी, नहीं पावर प्लांट चलेंगे, नहीं वाटर सप्लाई बंद हो जाएगा, सब सरकारी कर्मचारी। देखो तनख्वाह नहीं मिलेगा तो कौन जाएगा? आप जाएंगे क्या? और जाएंगे तो कितने दिन जाएंगे? तो सेनेट ने भी वो थोड़ा इधर उधर किया, कुछ नहीं, वो कॉस्मेटिक है ऊपर से, लेकिन उसने भी अलाउ कर दिया। वो सीलिंग है कुछ 3-4 ट्रिलियन डॉलर और बढ़ा दी। मीन्स गवर्नमेंट कैन प्रिंट दैट मनी, 4 ट्रिलियन डॉलर। तो ये जो अमेरिका का हाल है वो किसी को पता नहीं। हमारे लोग वहां जाते हैं, देखो ऐसा होना चाहिए, ऐसी हॉस्पिटल होनी चाहिए, ऐसे रास्ते होने चाहिए, ऐसे बिल्डिंग होनी चाहिए, ऐसी कारें और ऐसा सब। लेकिन उसका कॉस्टिंग
ये कितना है वो पता है उनको? एवरेज कॉस्ट जो बॉटल चढ़ाते हैं, हम ग्लूकोज ना बाटलो कहिए हमको, वो $391 है। एक बॉटल वो ग्लूकोज का चढ़ाते हैं, एक बाटलो, वो $391 है। और $1 माने 80, करीब करीब 30,000 रुपया लगता है। वाह। हाँ, जो यहाँ 20-30 रुपया के 40 होगा कि 100 होगा पता है। असल में वो पानी और कुछ नहीं है। आप उसके बदले वो लीला नारियल आते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं। वो तो 10 रुपये का भी और 50 रुपये का। और जो नारियल पानी होता है वही वो बॉटल में होता है, वही अमाउंट में सॉल्ट्स होते हैं। अमेरिकन आर्मी को सिखाया जाता है कि अगर आप जहां है वहां ये चढ़ाने की जरूरत पड़े तो यू यूज द ग्रीन कोकोनट्स। अगर किसी सैनिक घायल हो जाए और उसको ड्रिप देने की जरूरत पड़े तो यू कैन यूज द ग्रीन कोकोनट्स, वहां पे अगर बोतल नहीं है। तो जो ग्रीन कोकोनट का पानी है वही वो उसमें है, लेकिन उसका $391 एवरेज प्राइस है अमेरिकन हॉस्पिटल में। तो पूरी जो जिंदगी की कमाई है वो एक दो बार वो हॉस्पिटल में रहा, 2-4 वीक, तो खत्म हो जाती है। फिर से वो 65 साल का है, फिर से कहीं वेटर बनना पड़ता है कहीं। 80 साल के लोग वहां नौकरी कर रहे हैं। क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन हो गया एक दो बार, 3-4 बार, तो पूरा जो है वो नष्ट हो जाता है क्योंकि उसका प्राइसिंग अलग है। उससे उल्टा यूरोप में है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, वहां 1 पैसे का खर्च नहीं होता। आपको कोई भी बीमारी है, आप कितना भी समय हॉस्पिटल में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होगा। तो फिर वहां टैक्सेशन ज्यादा है, 40% कट ही जाता है। आपका पगार मानो के 100 यूरो है, तो आपको 60 ही देते हैं। आपका बिजनेस में सपोज 1 करोड़ का मुनाफा हुआ वहां के हिसाब से, 10 मिलियन का, तो 4 मिलियन गवर्नमेंट काट ही लेती है। तो फिर आपकी जो तनख्वाह है वो 40 से 50% कम हो जाती है, क्योंकि फिर ये जो खर्चे हैं वो तो निकालने पड़े। तो इसके लिए सिस्टम खड़ा करना पड़ता है। कोई भी समस्या है उसके लिए सिस्टम खड़ा करना पड़ता है। और फिर वो सिस्टम है वो समस्या खत्म नहीं होने देता। देखो देखो, लोगों की आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी तो बैंक खत्म हो जाएगी। हाँ, सबके पास चाहिए इतना पैसा है तो बैंक बंद हो जाएगी कल। अगर किसी के पास ज्यादा पैसे है तो वो बोलते हैं डिपॉजिट रखो। अगर किसी के पास कह देंगे कि कम पैसे है तो के लोन ले लो। लेकिन अगर कोई ऐसा गांव मिलेगा कि ना किसी के पास ज्यादा है ना किसी के पास कम है, हाँ, तो बैंक वाले तो वो गांव की तरफ देखेंगे भी नहीं। करेंगे। अगर कोई आर्थिक इश्यू ही नहीं है तो सभी आर्थिक संस्था बंद हो जाएगी। कोई शारीरिक इश्यू नहीं है तो सभी शारीरिक संस्थाएं बंद हो जाएगी। जिम बंद हो जाएंगे, योगा क्लासेस बंद हो जाएंगे, हॉस्पिटल्स बंद हो जाएगी, सब बंद हो जाएगा।
अगर कोई गांव है बोले कि हमें कोई आर्थिक समस्या है ही नहीं, तो वो जिम वाला भी वो गांव के तरफ देखेगा भी नहीं, वो भी नहीं देखेगा। हाँ, कि वैसा नहीं, वो लाइफस्टाइल गलत है। करेक्ट। जब आप कुछ सिस्टम क्रिएट करते हैं कोई समस्या के लिए, तो वो सिस्टम आपको खा जाता है। वो सिस्टम एंश्योर करता है कि आपकी समस्या कभी युगों तक खत्म न हो। आपका जीवन तक नहीं, आपके बेटे को भी वो समस्या रहे, उसके बेटे भी वो समस्या में लिपटे रहे। जैसे हमें भूख लगती है, अगर किसी ने ये मिटा दिया कि भूख नहीं लगेगी, तो किसान क्या करेंगे, अनाज के व्यापारी क्या करेंगे? हाँ, तो वो एंश्योर करेंगे। मैं, वो कांति भाई है मेरा आजा, उसको कहता हूँ, देखो आपकी ज्ञाति की भगवान ने कितनी फिक्र की। हाँ, आपका चार्ज ज्यादा है तो मैं 1 महीने के बदले 1.5 महीने के बाद आता हूँ। लेकिन आना तो पड़ेगा ही। तो ये राजकोट में 20 लाख लोग हैं, उसमें से 10 लाख मर्द गिन लो और 100 रुपया एवरेज गिन लो, तो इतना सारा पैसा आपकी ज्ञाति को मिलता ही रहेगा। भले एक के बदले 1.5 महीने में, लेकिन बाल तो कटवाने पड़ेंगे। तो ये आदिकाल से ही, बहुत पुराने समय से भगवान ने व्यवस्था कर दी है कि आपका धंधा तो चलता ही रहेगा, नाई का, बाल काटने का। हाँ, वैसे ही सब धंधे हैं। भगवान ने समस्याएं इसीलिए रखी है, हाँ, ताकि धंधे चलते रहे, रोजगार चलते रहे। हाँ, धंधे होगे तो रोजगार होगा ना, और रोजगार होगे तो घर चलेगा। हाँ, रोजगार बंद हो जाएगा तो रोजी बंद हो जाएगी, रोजी बंद हो जाएगी तो बीबी मायके चले जाएगी। इसलिए सब धंधे चार्वाक के हिसाब से चलते, और गोरख के हिसाब से, सभी धंधे गोरख धंधे हैं। मेरा एक मित्र इधर है बचपन का, वो बड़ा म्यूजिशियन है, तो उसने ऐसे लंबे बाल बढ़ाए। तो मैंने कहा कि ये जो ज्ञाति है ना, तुझे ढूंढती है कैची लेके, कि राजू ने पकड़ो, राजू को पकड़ो और बाल काट दो। क्योंकि अगर ऐसे ही सब बाल बढ़ाने लगे तो फिर हमारा क्या होगा बीबी बच्चों का? तो वो हंसता है कि तू भी अभी वैसा का वैसा। तो आज देख रहे थे हम डेप्ट, ऋण। आप यूट्यूब सर्च करना, दो टाइप के डेप्ट मेन है, एक तो गवर्नमेंट डेप्ट और दूसरा कॉरपोरेट डेप्ट। तो गवर्नमेंट डेप्ट तो पब्लिक में जाहिर होता है, कॉरपोरेट डेप्ट इतना जाहिर नहीं होता। तो करीब करीब इतना ही कॉरपोरेट डेप्ट है जो कंपनियों ने सीधे लोगों से ऋण लेके रखा है। तो जो अमेरिका की ये जो हालत है, वो उसका जो मॉडल है विकास का, प्रगति का, हाँ, वो स्टूपिड मॉडल है। मनुष्य ज्यादा से ज्यादा पाकर कम से कम सुखी रहता है। जो हमारा मॉडल है वो कम से कम में ज्यादा से ज्यादा सुखी रहने का मॉडल, जो, लेकिन उसमें ये सब धंधे बंद हो जाएंगे। जैसे कृष्ण भगवान है, सुदामा है, वो दोनों को सेम स्कूल में मिलता था, वहां कोई फर्क नहीं है, एक तो भगवान था और एक तो दरिद्र
लड़का था, और दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिलती है, दोनों को लकड़ी का काटने जाना पड़ता है, दोनों को श्रम करना पड़ता है, दोनों को खाना मिलता है, दोनों को विद्या सिखाई जाती है, जो गुरुकुल सिस्टम था। और वहां शिक्षण का खर्च क्या था? जीरो। हाँ, गुरु पूर्णिमा को आपको कुछ देना है तो आटा चावल दे दो गुरु को, एक दो वस्त्र दे दो, बस। अभी शिक्षा पे दुनिया में $6 ट्रिलियन खर्च होता है। $6 ट्रिलियन, मोर देन दैट। तो अगर सनातन का प्रचलन हो गया, चलन हो गया, तो ये गंदा धंधा बंद हो जाएगा। स्कूलें जाहिरात करती है 10 एकड़ नो कैंपस। तो एक वो वाली है, उसने बोला कि हम हमारे बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, चरने को नहीं। तेरा 10 एकड़ का कैंपस है, उससे मेरे बच्चे को क्या लेना देना? वो तो तुम्हारा रियल एस्टेट है, तुम बढ़ाना चाहते हो। उसका कोई भी भौतिक चीजों का शिक्षा या विद्या से क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं। उल्टा भौतिक सुविधा ज्यादा होगी तो बच्चा सो जाएगा। जितनी विद्यार्थी को सुविधा देंगे, हाँ, उतना वो मेमोरी बेस्ड हो जाएगा। स्मृति आधारित वो एक मेमोरी डिवाइस हो जाएगा, जो ₹250 में मिलता है, 8 GB का। मेमोरी का कोई वैल्यू नहीं है। तो समझो कि लोग ये छिपाना चाहते हैं। रूसी संस्कृति तक लोगों का ध्यान न चला जाए, इसलिए हजारों षड्यंत्र होते, क्योंकि शिक्षा का बजट जीरो। फिर आरोग्य का भी इतना है, उसका तो 8 ट्रिलियन के करीब है, वो भी जीरो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कामकाज करेंगे, हंसते खेलते रहेंगे, नेचुरल खाना खाएंगे, मिलजुल के रहेंगे, ध्यान प्राणायाम इत्यादि करेंगे, खेल खेल खेलेंगे, भक्ति का आनंद लेंगे, तो आरोग्य अच्छा हो जाएगा। तो फिर ये सिस्टम को मेंटेन कौन करेगा? ये जो धंधा इतना चौड़ा फैल गया है, वो ऐसा थोड़ी ना होने देगा। ऐसा ही फैशन का है, वो भी बड़ा धंधा है। मैंने कहीं पे फिगर लिखे हैं, और वो सब मिला के $40 ट्रिलियन फिजूल खर्ची होती। और लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। एक जर्मन एस्टिमेट है, तो जर्मन एस्टिमेट कहता है कि लोगों को ये धरती पे भूख, हंगर को प्रिवेंट करने के लिए $0.03 ट्रिलियन चाहिए। कितने? 0.03 ट्रिलियन चाहिए। वो बोलते हैं वो फिजूल खर्ची है, वो आलसी हो जाएंगे, फूड देंगे तो, ये देंगे तो। लेकिन ये $40 ट्रिलियन की फिजूल खर्ची 14 सेक्टर में हो रही है। पहले मीडिया ले लो, शिक्षा ले लो, आरोग्य ले लो, ऊर्जा ले लो, इंश्योरेंस ले लो, डिफेंस ले लो, इंटरनल सिक्योरिटी ले लो, फैशन ले लो, फिशरीज ले लो, डेयरी ले लो, नॉनवेज ले लो,
माइनिंग ले लो, ये सब मिला के $40 ट्रिलियन की फिजूल खर्ची चल रही है। और वो खर्च कहाँ से आएगा? सरकारों के पास से। सरकारों के पास तो है नहीं, वो क्या करेंगे? वो प्रिंट कर देंगे और अपनी बुक में लिख देंगे कि इतना हम पे ऋण है। इसलिए तो ब्याज दर नहीं बढ़ाते, क्योंकि ब्याज दर बढ़ाए तो सबसे ज्यादा ब्याज सरकारों को ही, कंपनियों को ही भरना पड़े। इसलिए एवरी टाइम द फेड्स आर डिक्रीजिंग द रेट्स। बीच में तो जीरो तक आ गया था अमेरिका। क्योंकि हमने वो बेटा देखा था। ये ऐसे ही बेटे हैं जो वेस्टर्न मॉडल है। वेस्ट मीन्स सिर्फ पश्चिम नहीं, हाँ, यहाँ भी वेस्ट है। एशिया में न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, हांगकांग है, साउथ कोरिया है, जापान है। हाँ, ये भी वेस्ट का ही हिस्सा है। जापान में प्रति व्यक्ति दुनिया का सबसे ज्यादा डेप्ट है, ऋण है। इसलिए वहां इतनी आत्महत्या होती है, उसकी पॉपुलेशन कम होती है। माँ बाप समझते हैं कि इतना ज्यादा ऋण है, बच्चा जैसे जन्मा कि इसके ऊपर इतना प्रति व्यक्ति जितना ऋण है। विश्व में सबसे ज्यादा जो वो है प्रति व्यक्ति ऋण, वो जापान में है। और ऐसी ही करीब करीब हालत यूरोप अमेरिका की है। अमेरिका मीन्स नॉर्थ अमेरिका, नॉट साउथ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया की हालत ऐसी है, आप सर्च कर लो ना। आई हैव द फिगर्स, मैंने कहीं पे लिखा भी है मैसेज में। आई विल पुट द लिंक बिलो। तो दुनिया पे $223 ट्रिलियन का कर्ज हो गया है। 223 ट्रिलियन का कर्ज हो गए। इसका मतलब हम जो धंधा कर रहे हैं वो उल्टा धंधा कर रहे हैं। अगर सही धंधा कर रहे होते तो $223 ट्रिलियन का मुनाफा होता है या ऋण होता है? सो वी आर ऑन अ वेरी रॉन्ग 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 पाथ। जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, वो टॉफलर बहुत खूबसूरती से 1965 में बता के गए कि मान लो कि एक ऐसा ट्रेडमिल है जो जिसके ऊपर लोग दौड़ते हैं ना जिम में, ट्रेडमिल के, उसमें स्पीड होता है अलग। पहले वो धीरे धीरे चलते हैं, फिर थोड़ा मीडियम चलते हैं, फिर उसके ऊपर फास्ट चलते हैं। वो स्पीड होता है, जैसे मिक्सर में नहीं स्पीड होता, वैसे ये किचन में मिक्सर होता है ना, उसमें फिर धीरा दौड़ते हैं, मीडियम दौड़ते हैं, थोड़ा फास्ट दौड़ते हैं, बहुत फास्ट दौड़ते हैं। तो ऐसे ग्रेजुअली टेफलर बोलता है कि ये जो विकास का मॉडल है वो ऐसा है कि जहां व्यक्ति को एक ही जगह पे स्थिर रहने के लिए ज्यादा दौड़ना पड़ता है, 10% हर साल। मान लो कि आपका जो खर्चा है, आपका जो आदतें हैं, रहने का तरीका है, खर्चा है, और वही आप क्वालिटी से रहना चाहते हैं, तो आपको अगले साल 10% ज्यादा कमाना पड़ेगा। फिर और अगले साल और 10% ज्यादा कमाना पड़ेगा, फिर और 10%। अच्छा, ऐसे ही स्पीड बढ़ता गया तो उसके ऊपर जो दौड़ने वाला है उसका आखिरी हाल क्या होगा? अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। तो जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है विच इज ऑन कंजम्पशन बेस्ड, अगर कंज्यूमर कंजम्पशन बंद कर देगा तो पूरा सिस्टम धूल में मिल जाए। और डेप्ट बेस्ड है, इसलिए लोगों को अतृप्त रखना, हाँ,
ताकि वो अतृप्ति के पीछे दौड़ते ही रहे, दौड़ते ही रहे, दौड़ते ही रहे। और वो अतृप्ति के लिए हमें वो लेबर मिल जाएगा, क्योंकि वो अतृप्त है। तृप्त आदमी तो कभी किसी का लेबर नहीं बनेगा। तो उसको एटर्नली अनसेटिस्फाइड रखो, ये एन रैंड भी कहती है कि लोगों को अतृप्त रखो। करेक्ट। वो तृप्त होने के लिए दौड़ेंगे, आपको लेबर मिल जाएगा चीप। और फिर तृप्ति के लिए वो खरीदारी करेंगे। खरीदारी के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे तो आप प्रिंट कर लो। आपको किसने रोका है? देखो, $31.5 ट्रिलियन तो प्रिंट कर लिए। ये तो सिर्फ एक ही राष्ट्र ने की है। हर एक राष्ट्र ये प्रिंटिंग करता है, हर एक राष्ट्र। जैसे जापान में कुछ 1.6 लाख डॉलर से ज्यादा प्रति व्यक्ति ऋण है। 1.65 लाख एक માણસ ઉપર $1.65 લાખ જાપાનમાં કર્જ છે, અને $1 એટલે 80 રૂપિયા, એટલે 16 અઠ્ઠા કેટલા થયા? 160 માંથી 32 ગયા, तो आप गिन लेना। डॉलर की बात है। $1.65 લાખ નું કર્જ છે જાપાનીઝ ઉપર। એવી જ હાલત પોર્ટુગલ, ઇટલી, ગ્રીસ અને સ્પેનની જ। PIGS, पिग्स। यूरोपियन खुद उसको पिग्स कंट्री कहते हैं। पिग એટલે ડુક્કર। सेम स्थिति वही सिंगापुर की है, वही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की है। और भारत का ऋण है, हाँ, वो कुछ $900 है प्रति व्यक्ति। लेकिन वो भारत को डराते हैं, हाँ, कि आप लेजी है, आप पता नहीं क्या क्या, अविकसित है। इथोपिया पे कुछ ऋण नहीं है, लेकिन इथोपिया को वो डेवलप नहीं मानते। वो बोलते हैं ये अनडेवलप्ड। अरे एटलीस्ट जीरो तो है। ये तो देखो, एक गांव है, उसमें कोई सेठ छगनलाल है। हाँ, वो छगनलाल पे उसका बहुत नाम है, नगर सेठ जैसा है, लेकिन उसके ऊपर ना 8-10 करोड़ का कर्ज है। लेकिन दूसरा एक छगनियो है हाँ, जो मुफलिस है। हाँ, उसके ऊपर कुछ कर्ज नहीं है। 10,000 रुपया उसने किसी से उधार ली। हाँ, लेकिन वो गांव क्या कहेगा? जिसके ऊपर 8 करोड़ का कर्ज है वो अमीर, और जिसके ऊपर 10,000 का कर्ज है ये छगनियो। गुजराती में कहेवत है, नाणा वगरनो नाथियो, नाणे नाथालाल। हाँ, तो हम नाथालाल किसको कहते हैं? जिसके पास ज्यादा नाणा है, धन है। और वही नाथालाल के पास अगर धन चला जाए, अरे यार नाथियो છે, जवा दो ने, બીજી વાત कर। तो ये 800 करोड़ लोगों में नाथालाल बनने की होड़ है, इसलिए नाणा चाहिए। नाणा माने धन, गुजराती में उसको नाणा कहते हैं। हाँ, हिंदी में भी कहते हैं नाणा प्रधान। और हमारे काठियावाड़ी तो भयंकर गीट होते हैं। आप गांधी को ले लो, जीना को ले लो, वो बोलते हैं ये नाना काना અને પાણાનો ખેલ છે। पाणा मीन्स बिल्डिंग बनाएंगे। अब तीजा जो है हॉल्स, उसके बारे में तो आप सब जानते हैं, मैं कुछ बोलता नहीं। तो ये जो पूरा
झमेला है, उपद्रव, स्ट्रेस है। ये रूट में ये तीन चीजें हैं। आगे भी कहावत है कि हमारे पिछला है, तीन सरकारें थी, मुगल थे, मराठा थे, और अभी ये हमारी लोकशाही सरकार है। तो क्या सभी सरकार नष्ट कैसे हुई? तो मुगल है वो, ऐसा कहते हैं कि तगार है, वो जिसमें से वो माल डालते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, उसको तगारा कहते हैं। हाँ, तो मुगलों ने तगारे पे इतना खर्च किया, ये बिल्डिंग बनवाई ना, वो महल बनवाया ना, वो बीबी मर गई तो ऐसे बड़ा बिल्डिंग ताजमहल बना दिया ना। तो इतना खर्चा हो गया कि वो गवर्नमेंट फिसल गई। तगारे। फिर मराठा आए, तो उसकी सरकार कैसे फिसली? क्योंकि नगारे, वो नगारा बजाते हैं, ये पेशवा फलाना 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 करे कि ऐसा, मीन्स बहुत नगारा बजाया तो उसमें खर्चा हो गया। फिर बोलते हैं ये डेमोक्रेटिक सरकार है आज की, वो कैसे जाएगी? तो क्या पगार है, तो इतना सारा सबको तनख्वाह देती है, पगार देती है, और पगार से 1.5 गुना तो पेंशन जाता है। तो कि ये सरकार फिसलेगी, तो ये पगार है। तो तगारे नगारे यानी पगार है। करेक्ट। इसलिए सभी लोग देखो, सभी को सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों? गुरु जी कहते हैं सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए कि पगार तो मिले, काम न करना पड़े। अब प्राइवेट में क्या है, पैसा तो मिलता है लेकिन काम भी तो करना पड़ता है, खुद तो रिजल्ट देना पड़ता है। सरकारी नौकरी का यही मतलब है कि मुफ्त में, वो इकोनॉमिक्स में उसको रेंट सीकिंग कहते हैं, कि मैं ये जगह पे बैठा हूं इसलिए मुझे मिलना चाहिए। अगर कुछ करना है तो कुछ दो, मुझे बख्शिश दो, गिफ्ट दो। तो रेंट सीकिंग है। तो ठीक है, वो एक अलग बात है। कभी हम देखेंगे। लेकिन ये 2 to 3 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज हो कैसे गए? वो आज का तो नहीं है। आज के बोलेगे तो क्या पुराने आदमी ने खर्च किया, वो प्रेसिडेंट को बोलेगे तो उसने खर्च किया। ऐसे करते करते 40 50 100 साल जाएंगे, करे तो पता चलेगा कि ये खर्चा हुआ किस लिए। फिर से वही बात है, कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन, हमने आगे भी बोला था, वेबला कंजम्पशन। एक फ्रेंच अर्थशास्त्री है, उसने कहा, वेबला उसका नाम था। उसने कहा कि हमारा ज्यादातर जो खर्च है वो विशिष्टता दर्शक खर्च है, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। दूसरों से मैं बेटर हूं, दूसरों से मैं अच्छा हूं, दूसरों से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, दूसरे से मेरी चीजें अच्छी है, दूसरों से मेरे वस्तुएं अच्छी है, दूसरों से मेरे पास लोग अच्छे हैं, दूसरों से रिश्ते अच्छे हैं, दूसरों से विचार अच्छे हैं, इवन दूसरों से तपस्या अच्छी है। कई साधुओं में ये होता है कि मेरे गुरु बड़े तपस्वी थे तेरे गुरु से। करेक्ट। तो ये वेबला कंजम्पशन है। हाँ, जो खर्च होता है, देखो सीधा सा बात है, आपके जो दादाजी है, उसके जो पिताजी थे, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर। हाँ, अभी मुझे एक मिला है, मेरे जो नाना जी है, उसने मेरी माँ के लग्न में कितना खर्चा किया था उसकी बुक निकली। तो अभी मैं वो पढ़ता हूँ, ज्यादा से ज्यादा वो 4 रुपया कहीं से, वो किसने कितना दिया सब रिकॉर्ड है। हाँ, तो वो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर जो भी है, आपके पिताजी के दादाजी, हाँ, उस समय का आप ले लो, जो मंथली उसका खर्चा है,
अब वो क्या होगा? घी तो लग्जरी थी। हाँ, देखो बाजरा होगा, जुआर होगा, ये होगा, किराए होगा, मिट्टी का तेल होगा वो लालटेन के लिए। हाँ, तो वो जो टोटल लगेगा, हाँ, उसका 1000 गुना भी आपको कम पड़ता है, क्योंकि आपका वेबला कंजम्पशन बढ़ गया, वो आइटम है ही नहीं। जो भी वेबला खर्च है वो तब था ही नहीं, पगड़ी का था। वो पगड़ी भी वो कभी कभी पहनते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारा कपड़ा जाता था। कोई अच्छा प्रसंग है, ये आए, तो पगड़ी निकालते थे, पटारा आता था। मेरे नाना जी के घर था, वो रजाई रखते थे, तो रजाई मेहमान की सबसे अच्छी अलग रखते थे। हम जाते थे माँ के साथ मामा के घर, तब वो रजाई हमें भी नहीं देते थे। वो बोलते वो तो मेहमान माटे છે, तू तो घरनो છે। हाँ, तो मेहमान आता है, उनको सबसे अच्छी गद्दी, चादर, रजाई मिलती। तो ये वेबला कंजम्पशन था। इसके अलावा और कोई वेबला कंजम्पशन ऐसा तो नहीं था। वो भी तो मनुष्य थे, उनकी भी जरूरतें थी, इच्छाएं थी, स्वप्न थे, कल्पना थी, सब था। दे वेर वेरी सिंपल इन नेचर, एटलीस्ट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम देखें, आपका मंथली बिल कोई भी निकाल ले, 5 फैमिली मेंबर है तो 5 का मोबाइल रिचार्ज करो, 5 के स्कूटर का पेट्रोल, 5 स्कूटर के इंश्योरेंस, 5 स्कूटर का सर्विस, 5 स्कूटर का वो, गिन लो, वो आइटम थी ही नहीं। मैं खुद, मेरे पास 3 जोड़ कपड़े थे, मैं पढ़ता था ना, इसमें से 2 तो यूनिफॉर्म थे। तो वो बदलने के नहीं, वही पहन के रखते थे, क्योंकि धोने में दुगना चला जाए ना। और एक होता था जो हम कभी कभी पहनते थे, कहीं जाना है तो। बाकी यूनिफॉर्म पहन के ही घूमते थे, यूनिफॉर्म पहन के ही। हाँ, फिर बाद में मिलने लगे, वो पापा के जो पैंट घिस जाते थे, तो नीचे का वो कट कर देते, उसमें से हमारी चड्डी बना देते था दर्जी। तो हम देखते रहते थे पापा का पेंट कब वो मिलेगा हमें। पापा को बोलते थे कि नया पैंट सिलो, क्योंकि हमारी नजर उसके पेंट पे थी कि ये नया पेंट ले गए, तो ये पेंट में से अपनी चड्डी टेरिकॉटा की बनी। तो ये वेबला कंजम्पशन था, लेकिन इट वाज नॉट मच। आज देखो आप, आज आज अगर आप मारुति कार लेके घूमेंगे तो लोग आपको भिखारी समझेंगे, ये क्या वो साधारण आदमी है। क्योंकि सबके पास है। एटलीस्ट सेकंड हैंड कार तो सब, मतलब कोई भी ले सकता है, जिसको जो भी मकान ले सकता है अपना, वो सेकंड हैंड कार तो आराम से ले सकते। ये तो उदाहरण है छोटा छोटा, ऐसी हजारों चीजें हैं जो हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। हजारों चीजें जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। अरे भाई, उसको इम्प्रेस, वो अपने खुद से इम्प्रेस नहीं है खानगी में, तो उसको मैं इम्प्रेस करके क्या करूंगा? वो, उसको मैं कैसे खुश करूंगा या इम्प्रेस करूंगा? हाँ, वो अपने आप से खुश नहीं है, अकेला बाथरूम में जाके पछताता है कि यार ये गलत कर दिया ना, मैं पीछे रह गया ना, ये आगे बढ़ गया। हाँ, उसमें ही सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी, सेंस ऑफ इनअप्रोप्रिएटनेस, सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस सभी डाल दिया है मीडिया ने। अतृप्ति का भाव, अपूर्णता का भाव, असंतोष का भाव, सभी उसमें डाले हैं। इवन माँ बाप ने भी डाले हैं, क्योंकि माँ बाप में
वो विदेशी शिक्षा पद्धति ने वो डाल दिया। मेरे पापा मर गए, मैं सब देखता था, तो वो चर्चिल के चाहक थे। अरे यार, ये तो बास्टर्ड है। तो उनके मन में वो था कि मैं एक अंग्रेज हूं ना, क्योंकि वो जब छोटे थे, तब अंग्रेज का ऐसा वो हमारे राजा से भी अनेक गुना ज्यादा उसका वो हेलो इफेक्ट था, उसका प्रभाव था। तो नेचुरली वो बचपन में मेरे पापा के ऊपर वो प्रभाव पड़ गए, और इतने परेशान हुए लास्ट ईयर्स में। वो एक ही कारण, क्योंकि उनका आदर्श गलत था। उसका आदर्श कोई ऋषि मुनि नहीं था, उसका आदर्श कोई सिंपल आदमी नहीं था। मुझे भी वो कहते रहते कि तूने तेरा जीवन गंवाया, क्योंकि उनके लिए ना बाहरी चीजों का बहुत ना, वो खुश हो गए। मैंने 70,000 की सेकेंड हैंड कार ली, तो मैं उसमें बैठा तो उसकी आंख में आंसू आ गए कि बेटा अब बराबर। अरे वो कार और विकास से क्या लेना देना है? और वो तो सेकंड हैंड कार है, सिर्फ 70,000 की। रिक्शा 2.25 लाख की आती। लेकिन उसके मन में था कि मेरा बेटा लाट साहब बनेगा ना। क्योंकि आप जब गलत व्यक्ति को आदर्श ले लेते हैं, गलत विचारधारा को आदर्श ले लेते हैं, या गलत फहमी को आदर्श ले लेते हैं, जो सस्टेनेबल नहीं है, जो विकृत है, जो रेट्रोग्रेड है, जो पॉसिबल नहीं है। ये वेस्टर्न मॉडल है, वो कंजम्पशन बेस्ड है, एंड बेसिकली इट्स ए वेबला कंजम्पशन। उतने रिसोर्सेस नहीं है प्लेनेट पे। यू कैन नॉट हैव एन अनलिमिटेड ग्रोथ ऑन ए लिमिटेड प्लेनेट। प्लेनेट का एरिया फिक्स है, प्लेनेट में जो पानी है वो फिक्स है, प्लेनेट का लैंड एरिया फिक्स है, और सब कुछ सीमित है। बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी सीमित है। So you cannot have unlimited development on a limited planet. You cannot have an unlimited consumption on a limited planet. And if you try to do so, you die a dusty death. मरेंगे नहीं, आप जिंदा रहेंगे, लेकिन वो जिंदा रहने में जितना स्ट्रेस पड़ेगा वो मौत से भी बेहतर होगा। Because you are on a wrong teats, metallic teats. You cannot have your nutrition from metallic teats. जब आप when you are breastfed by putna, naturally your makeup and हाँ, हम कहते हैं अन वैसा मन, और वैसी ही बुद्धि। फिर आज हम विकास किसको कहते हैं? हाँ, नेटवर्थ को हम विकास कहते हैं। हमें आदमी नहीं दिखता, हमें उसका नेटवर्क दिखता है। नेटवर्थ मीन्स उसके पास कितना प्लस है धन में। हम मुकेश को नहीं देखते, हम उसकी नेटवर्थ को सलाम करते। अरे भाई, मुकेश है, आदमी है, अपने जैसा है, अपना भाई है। या कोई भी ले लो, धनवान है, अच्छी बात है, सौभाग्य है, ईश्वर ने दिया है, लेकिन उसको धनवान की तरह मत देखो। लेकिन हम एक अनसस्टेनेबल पाथ पे चल रहे हैं, जैसा कि टॉफलर ने आज से नहीं, 1965 मीन्स मेरे बर्थ के 2 साल बाद उसने बुक लिखी है। उसमें लिखा है
कि ये जो विकास का मॉडल है वो मॉडल ऐसा है, हाँ, कि जिसमें वो जो ट्रेन पे चल रहे हैं, जो ट्रैक पे, जिम में जो आपके जो है वो ट्रेडमिल, वो फास्ट होता जाता है। तो आपको वही स्थिति बनाए रखने में, वही भौतिक स्थिति बनाए रखने में, यू हैव टू रन 10% मोर एवरी ईयर। तो ये उसने बोला था 1965 में। 35 प्लस 23, 57 साल पहले उसने ये कहा था। तो आज समझो कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे ले जाने के लिए नहीं, वही स्थिति में रहने के लिए हमें कितना स्ट्रेस करना पड़ता है, कितना अयोग्य करना पड़ता है। और एक आदमी को नहीं, वी आर ऑल इनटू दिस, 800 करोड़ लोग। और जो बच्चे हैं, जो इनोसेंट है, उसको भी हम यही रेट रेस में डालते हैं। हाँ, इसका इकोनॉमिक्स में रेट रेस कहते हैं। इसके वीडियो है, देखना। इवन इफ यू विन ए रेट रेस, यू आर रेट। अगर ये चूहों की दौड़ में आप जीत गए तो आप चूहे ही रहेंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि हमें ऋषि संस्कृति बनाने की जरूरत है, जो नेचुरल है। हाँ, ऊर्जा चाहिए तो वो बच्चों को बेचते हैं, जो समी वो लेके आते हैं गिरी हुई लकड़ियां, उससे चूल्हा जल जाता है। तो ऊर्जा की जरूरत पूरी हो जाती थी, शिक्षा की जरूरत पूरी हो जाती थी, हेल्थ की जरूरत पूरी हो जाती थी। अगर कुछ हो, ज्वर जैसा हो गया, तो वनस्पति तोड़ के वो कूट के खा लेते थे। तो हेल्थ का कोई सेक्टर ही नहीं था, शिक्षा का नहीं था, आर्थिक तरह से तो नहीं था, ऊर्जा का नहीं था, डर नहीं था मौत का। ये तो इंश्योरेंस का भी कोई क्षेत्र था ही नहीं। फिर लोग प्रेम से जीते थे, तो सैन्य भी नहीं थे, इसलिए तो करे। और पुलिस भी नहीं थी, इतनी अदालत और इतने केसेस भी नहीं थे, तो इंटरनल सिक्योरिटी का खर्चा नहीं था, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का खर्चा नहीं था, माइनिंग नहीं था। हाँ, क्योंकि वो मिट्टी है, उसका घर बना देते थे। तो कहीं ये स्टोन क्वारीज और कोल माइनिंग और लाइमस्टोन माइनिंग ये सब नहीं होता था, फैशन नहीं था। तो फैशन का 2 ट्रिलियन प्लस बच जाता था। ये सब मिला के $40 ट्रिलियन अभी खर्च कर रहे हम। अगर ऋषि संस्कृति आ गए तो इसमें से 90% खर्चा बच जाएगा अपना। और वो 90% बच जाएगा, तो वो हमें उतना कम परिश्रम करना पड़ेगा, उतना कम गलत करना पड़ेगा, उतना कम समय देना पड़ेगा। तो फिर जो समय बचा, हाँ, वो फन क्लब है, हमारी मेडिटेशन है, ध्यान है, प्राणायाम है, गप्पेबाजी है, हाँ, दोस्तों के साथ बातचीत है, गपशप है, रखड़पट्टी है। हम जीवन को सही मायने में जी पाएंगे। ये तो विपुल भाई सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर कोई ताकत ही नहीं है, वो सामने सो जाते हैं मेरे। कभी कभी थक जाते हैं, मुझे भी पता है। तो वो जीवन की जो व्यवस्था है, वो जीवन को खा जाती है। हाँ, वो ये सब कर रहे क्यों? हाँ, अच्छा जीवन जीने के लिए, हाँ, जीवन को पोषण करने के लिए। हाँ, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनी है, मैनेजमेंट ऐसा फेल है, हाँ, कि हमें पगड़ी कमाने के लिए हमारा सर कटाना पड़ता है। तो सर कटा दिए, फिर पगड़ी की क्या जरूरत? तो जीवन है, वो हावी रहना चाहिए व्यवस्था पे। हाँ, व्यवस्था होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जीवन की व्यवस्था जीवन को खा जाती।
क्योंकि ये $40 ट्रिलियन, हाँ, ऊपर से तो नहीं टपकेंगे। someone somewhere has to take the stress। फिर इतने सारे जीवों का कत्ल होता है, और वो भी बड़ी इंडस्ट्री है, नॉन वेज। वैसे ही डेयरी, डेयरी में इतने पाप होते, आप किसी को पूछना। या वीडियोस भी है, ये सब के वीडियोस यूट्यूब पे है। आपको अगर डाउट लगे या इसमें कुछ और जानना है तो आप जान सकते हैं, मैं हवाई बातें नहीं करता। करे तो गुरु जी इसलिए ही वहां से इधर आ गए कि ये तो ठीक नहीं भाई। हाँ, हम जीना चाहते हैं, खूबसूरती से जीना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास पहले तो समय होना चाहिए। वहां दो दो तीन तीन जॉब करो, हाँ, क्या मतलब है? अगर आपके पास जीने का वक्त ही नहीं है तो फिर जीने की व्यवस्था करने का क्या मतलब? हाँ, ऊर्जा नहीं है, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, समय नहीं है। क्यों नहीं है? जीवन की व्यवस्था करने में। व्यवस्था किसके लिए कर रहे हैं? जीवन के लिए। तो व्यवस्था जीवन को जीवन बनाने के लिए है, और जब तक व्यवस्था जीवन को जीवन बनाती है तब तक ठीक है। हाँ, कुत्ता पूंछ हिलाए तब तक ठीक है, लेकिन जब पूंछ कुत्ता को हिलाने लगे, देन वी हैव टू पॉन्डर, सोचना चाहिए। और जब जीवन की व्यवस्था जीवन को हिलाने लगे, नष्ट करने लगे, तब वी मस्ट 2 दिन की छुट्टी लेके सोचना चाहिए कि भाई व्हाट्स हैपनिंग रियली। और अगर आपको जानना है तो हमारी सब तालीम है गुरु जी की, वो ले लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। और पता नहीं चलता, मेरे जैसे बुद्धू है तो टीचर बन जाइए। जो बुद्धू है वो टीचर बनता है, क्योंकि गुरु जी ने एक बार बोल दिया, जिसको समझ में आ गया वो समझ के चला गया, जिसको समझ में नहीं आया ये साला क्या है, हाँ, उसको दूसरों को समझाना पड़ता है, क्योंकि खुद को तो समझ में नहीं आया। करेक्ट। तो जो ज्ञान, जिसको इंटेलिजेंट थे वो एक बार में समझ गए, जो बुद्धू है उसको साल 2 साल 20 साल 25 साल उसको दोहराना पड़ता है। यही तो मैं कर रहा हूं। तो जो टीचर है वो बुद्धू है, क्योंकि उसको एक बार में समझ नहीं आया भाई कि डूइंग नथिंग। तो फिर टीचिंग कहाँ से आया? करेक्ट। तो ये सब माया जाल है, गोरख धंधा है। लेकिन हम समझ सकते हैं, फिर क्या करना नहीं करना वो आगे की बात है, लेकिन एटलीस्ट क्या है वो देख सकते। माइनिंग है, फैशन है, एनर्जी है, एजुकेशन है, मीडिया है, डिफेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है। $40 ट्रिलियन। ट्रिलियन माने 12 zeros, और वो भी डॉलर, $1 माने 80 रुपया। हाँ, और फिर भी यहाँ पे गरीबी है, लोगों के पास खाना नहीं है, कभी कभी, हमेशा नहीं, पाइप में रहता है, झोपड़ी में रहते हैं। तो ये कैसा मैनेजमेंट है?
सो वर्ल्ड नीड्स एन एक्सलेंट मैनेजर। और वो एक गुरु है, वो ऑटोमेटिकली एक एक्सलेंट मैनेजर है। जैसे ट्रकर की किताब है इन सर्च ऑफ एक्सलेंस, तो वो क्या है? वो ही तो गुरु है, जो हमेशा एक एक्सलेंट तरीके की, परफेक्ट नहीं, एक्सलेंट तरीके की तलाश करता है। यही तो ग्रेटनेस है, यही तो एक्सेलेंस है। हमारी तालीमें क्या है? ये हमारी एक्सेलेंस है, हमारा वजूद है। आप 14 दिन में एसएसवाई ट्रेनिंग में इतना सीखेंगे, शायद 4000 साल में नहीं सीखेंगे, उतना 14 दिन में सिखा देंगे आप। तो आपको ये सब तालीमें ज्वाइन करनी है, आरसीआरटी है, और छोटे बच्चों और उसके माँ बाप के लिए जो गर्भ संस्कार है, रिजेक्ट कर देना, लेकिन पहले एग्जामिन तो कर लो। आपको ठीक नहीं लगे रिजेक्ट कर देना, लेकिन पहले देख तो लो ये क्या है। विदाउट एग्जामिनिंग a scientist will not throw away anything, however out of the way। विज्ञान क्या कहता है? जो है उसका परीक्षण कर लो। पहली बार कर लो, चलो पहली बार गलती हो गई, 2 बार परीक्षण कर लो। और 2 बार परीक्षण से आपको वो ठीक लगता है तो वो विज्ञान है। विज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि न्यूटन, आइंस्टाइन और कुछ गठिया बैठे हैं कहीं पे, वो अपना सिक्का मार दे तो विज्ञान है, ऐसा नहीं है। एनीथिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ इज अ साइंस। और वही तो इतिहास है। अगर समान परिस्थिति में समान परिणाम मिलते हैं तो वो विज्ञान है। और वो तो कोई भी आदमी तय कर सकता है, उसके लिए कोई वैज्ञानिक की भी आवश्यकता नहीं। इट इज साइंटिफिक। हाँ, ऐसा है कि कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर या XYZ आपको कुछ कागज पे लिख देंगे तो आप क्या वैज्ञानिक बन जाएंगे? नहीं। विज्ञान का मतलब है जो आपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। और थियरी तो ढूंढेंगे नवरे लोग, जिसको कोई काम नहीं है ऐसा क्यों हुआ वो करेंगे। एक बार आपने एक परिस्थिति का सृजन किया, उससे ऐसा परिणाम मिला, चलो वो चांस हो सकता है। दूसरी बार आपने वो परिस्थिति का सर्जन किया, उसमें भी वही परिणाम मिला, तो वो विज्ञान हो गया। अच्छा, तीसरी बार कर लो, तीसरी बार ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया, फिर वो परिणाम मिला, दैट्स ए साइंस। अभी वो कहीं साइंस के ग्रंथ में नहीं है, किसी साइंटिस्ट को पता नहीं है, किसी साइंटिस्ट ने अप्रूवल दिया नहीं दिया है, हाँ, तो ठीक है। साइंस को अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर समान परिस्थिति में समान परिणाम मिलते हैं तो वो विज्ञान है। अगर एक ही परिस्थिति के अलग अलग परिणाम मिलते हैं तो वो अवैज्ञानिक है। लेकिन क्वांटम साइंस ऐसा भी कहता है कि एक ही परिस्थिति के एक से ज्यादा परिणाम मिलेंगे तो भी वो विज्ञान है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो पहली बात है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स तो अभी ये कहता है कि एक ही परिस्थिति के 2 परिणाम मिलेंगे। और दोनों में फर्क इसलिए होगा कि आपको क्या चाहिए। जो लास्ट क्वांटम फिजिक्स का जो प्रोफेसर है वो तो प्लम्बर हो गया, उसने छोड़ दिया है कि ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन ऐसा ही होता है। तो फिर साइंस कहाँ रहा? वो जो केट एक्सपेरिमेंट है, हाँ, एक बक्से में वो बंद कर देता है,
एक बिल्ली को। फिर वो बक्सा खोलता है, तो बक्सा तो खोलता है तब या तो वो बिल्ली मर गई है क्योंकि हवा नहीं मिलेगी, या तो जिंदा है। तो क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि बिल्ली मरेगी, मरी हुई मिलेगी या जिंदा मिलेगी, वो तो आपकी चेतना पे आधारित है। आपको क्या चाहिए? आप वो बिल्ली को जिंदा देखना चाहते हैं तो जिंदा मिलेगी, और आप अगर मरी हुई बिल्ली देखना चाहेंगे तो वो बक्से में से मरी हुई बिल्ली मिलेगी। और ये प्रूव हो गया है। तो ये तो विज्ञान ही नहीं रहा, विज्ञान का नियम है एक ही परिस्थिति में एक ही उसका परिणाम निकले। लेकिन ये परिस्थिति सब बाहरी परिस्थिति एक ही है, लेकिन भी फिर भी परिणाम दो है। तो बोलते हैं ये फर्क किससे हुआ? तो ये फर्क ऑब्जर्वर की कॉन्सियसनेस से हुआ। जो देखने वाला है उसकी चेतना क्या है? वो मरी हुई बिल्ली देखना चाहेगा तो अंदर मरी हुई वो बिल्ली मर जाएगी जब वो बक्सा खोलेगा तब। और अगर वो जिंदा बिल्ली देखना चाहेगा तो वो बक्सा खोलेगा तो वो बिल्ली जिंदा हो। तो ये बिल्ली पे निर्भर नहीं है, ये परिस्थिति भौतिक परिस्थिति पे भी निर्भर नहीं है, ये जो देखने वाले की चेतना क्या है उसके ऊपर है। तो ये तो विज्ञान रहा ही नहीं। तो विज्ञान खुद अविज्ञान को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये तो हाईएस्ट विज्ञान है। वो भी कहता है कि एक ही परिस्थिति के डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं। वैसे ही मैथमेटिक्स है, वो कहता है कि इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। हाँ, लोग मानते हैं कि मैथमेटिक्स माने रेशनल। तो छोटे बच्चे को भी पता है, ट्वेल्थ वाले को, कि इरेशनल नंबर भी होते हैं। इतना ही नहीं, अनरियल इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। जो ट्वेल्थ साइंस पढ़े हैं उसको पता है। और कहते हैं कि जो ये रियल नंबर है वो इमेजिनरी ही है, सिर्फ उसका जो इमेजिनरी कंपोनेंट है वो जीरो है। जो आभासी भाग है वो शून्य है, इसलिए सब रियल देखता है। लेकिन हर एक रियल है वो एक इमेजिनरी नंबर ही है। तो रियल नंबर तो बहुत छोटी बात है, इमेजिनरी नंबर इससे बड़ी बात है। रेशनैलिटी तो बहुत छोटी बात है, इरेशनैलिटी बहुत बड़ी बात है। उसको तो मैथमेटिक्स भी रिकॉग्नाइज करता है, उसका अलग मैथमेटिक्स है इरेशनैलिटी का। लेकिन आर्ट साइंस कॉमर्स के लोग, हाँ, वो रेशनैलिटी रेशनैलिटी करते, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते या फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करते, वो अपने आप को बुद्धिमान समझते, रेशनल समझते। कैसे? नहीं। तो ये जो बात है, हाँ, हम कहते हैं कि समथिंग इज आउट ऑफ प्लेस, इट डजंट मीन इट इज नॉट साइंटिफिक। अगर कुछ नॉर्मल नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैज्ञानिक नहीं है। कुछ रूटीन नहीं है, कुछ ऑर्डिनरी नहीं है, कुछ नोटिसेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइंटिफिक नहीं है। आमतौर पे हम अगर कॉमर्शियल है तो उसको साइंटिफिक ही मान लेते हैं, हम साइंस की परवाह ही नहीं करते। अगर किसी भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति या बाबत से हमें लाभ मिलता है किसी तरह का, तो हम परवाह नहीं करते वो साइंटिफिक है कि नहीं। वो नुकसान जाता है तब हम कहते हैं कि ये देखो देखो, ये साइंटिफिक नहीं है, ये गलत है, ये इरेशनल है, इलीगल है, इमोरल है। फायदा होता है तब कौन ये बात में पड़ता है? तो ये साइंस जो है आजकल, हाँ, वो गुलाम है टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजी गुलाम है कॉमर्स की, और कॉमर्स जो है वो गुलाम है इकोनॉमिक्स का। वो भी क्या करे कॉमर्शियल आदमी? आमतौर पर हम जिसको साइंस कहते हैं, कोई जाता नहीं इंजीनियर बनने जाता है,
अभी टेक्नोलॉजी तो बच्ची है विज्ञान की, तो वो बच्ची को पढ़ने जाते हैं, माँ को पढ़ना नहीं है, किसी को एमएससी नहीं करना, इंजीनियर बनना है, भले पैसा देना पड़े। हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी है वो कॉमर्शियल चीज है, या बना दी गई है नहीं, बना दी गई। ठीक है, ये चलता रहता है। ओनली थिंग दैट वी हैव टू हैव सम टाइम टू रिफ्लेक्ट, टू पॉन्डर, टू स्माइल एंड टू लाफ। हंसने का, मुस्कुराने का, सोचने का, गपशप लगाने का हमारे पास वक्त होना चाहिए। ये वक्त मिलता है तभी हम ये जो सब षड्यंत्र है वैश्विक, उससे बचते हैं। करेक्ट, आपको टाइम ही नहीं मिलता तो सोचने का, क्या सोचेंगे? आदमी रूटीन में ही उसका चला जाता है। अगर किसी को थोड़ा टाइम मिले, लीजर मिले, कुछ वक्त मिले, हाँ, प्रकृति के साथ वो पार्क में बेंच पे जाने का, बच्चों के साथ खेलने का, ऐसा कुछ वक्त मिले, हाँ, तो ये इसके बारे में सोचेगा ना। वक्त ही नहीं देती सिस्टम। जो वक्त मिलता है टीवी खा जाता है, नेट खा जाता है, अप्सराएं खा जाती है। तो ये इतना फिजूल खर्च है। हाँ, और ये सब प्रोडक्शन होता है, मिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें। और भी गैसेस है, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात लें, मिलियंस ऑफ टन। भारत से 1000 गुना यूरोपियन कंट्री कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति डालते हैं, लेकिन गंदा देश कौन है? भारत है। कोंगो है दुनिया में, अफ्रीका का, वो सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड डालता है। लेकिन मैंने इंटरनेट पे फोटो देखे कि देखो कोंगो में कितना गंदा देश। ये जो साफ सुथरे देश है वो कुछ नहीं करते, वो जला देते कचरा। कचरा जला देते हैं, इसलिए जो सॉलिड और लिक्विड पॉल्यूशन है वो एयर पॉल्यूशन हो जाता है। उसका कंट्री तो साफ दिखता है, लेकिन वो कचरा उससे 10 गुना 100 गुना निकाला, वो तो उन्होंने हवा में छोड़ दिया। और आप वो कंट्री में जाएंगे, आप इंप्रेस हो जाएंगे, वाह। लेकिन एक एनवायरमेंटल इंजीनियर को पता है कि ये तो ठग है। ये सबसे गंदे कंट्री है जो प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में डालते। लेकिन आप वहां जाएंगे, रास्ते क्लीन होंगे, घर क्लीन होगा, उसकी लॉन मौड होगी, लेकिन वो क्या करेंगे? कचरे जला देंगे। जला देंगे मीन्स उसके दूषित वायु बन जाएंगे, और वायु तो चले गए। वायु तो सभी देशों के एक है। हाँ, तो वो अपना दिखाएंगे कि देखो हाउ क्लीन वी आर, और आप भी इंप्रेस हो जाएगा। लेकिन एक एनवायरमेंटल इंजीनियर को पता है हाउ क्लीन, हु इज क्लीन। Congo is the cleanest country on the earth and Qatar is the dirtiest. उसका प्रति व्यक्ति जो एमिजन है कतर का, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। जो कोंगो का है उससे 200-300 गुना ज्यादा है। तो विच कंट्री? हाँ, देखो, सॉलिड पॉल्यूटेंट है, उसको तो मैनेज भी किया जा सकता है, लेकिन आपने जो हवा में मिक्स कर दिया वो कभी भी रिट्राइव नहीं होगा। वो मैनेजेबल नहीं है जो हवा में छोड़ दिया, फैला दिया वो आपने कचरा हवा में।
तो ये सब सिविल इंजीनियर की थोड़ी प्रॉब्लम्स है, वो जरूरत से कुछ ज्यादा जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम किसको विकसित कहते हैं, किसको प्रगतिशील कहते हैं, किसको सांस्कृतिक कहते हैं, किसको सभ्य राष्ट्र कहते हैं? जो सबसे ज्यादा डेप्थ में है, जिसका मॉडल ही गलत है, ज्यादा से ज्यादा में सुविधा और कम से कम सुख। और जो भारतीय मॉडल है, जो ऋषियों का दिया हुआ संस्कृति है, वो कहता है कम से कम में ज्यादा से ज्यादा सुख। यह तनाव रहित जीवन। हाँ, तनाव नहीं होगी तो भूख नहीं लगेगी। हाँ, हमें भूख क्यों लगती है? क्योंकि तनाव होता है। वो मिटाने के लिए हम ज्यादा खा लेते, फिर सो जाते, तो ओबेसिटी हो जाती, मेदस्विता। मेदस्विता से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। कब्जियत होती है क्योंकि ज्यादा खा लिया है, फिर कब्जियत से हजारों रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये सबके पीछे स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि हमने सुविधा को सुख मान लिया है। सुविधा है, नो डाउट सुविधा है, ये सुविधा है, मोबाइल की है, पंखा है, ये है, हजारों सुविधा है। लेकिन वो सुविधा कमाने के लिए, वो जारी रखने के लिए हमें अपना जीवन दांव पे लगाना पड़ता है या खर्च करना पड़ता है। हमारी जो शुद्धता है, हमारी जो नैतिकता है, वो हमें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। और इसके दुष्परिणाम तो है हमारे सामने। आप कोई भी पेपर उठा लो, न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज देख लो, उसकी आंखों में देखना, कहीं आपको एक संतुष्ट पूर्ण आदमी नहीं मिलेगा। जो देखो, आज ही था मैं एक और बात थी, उसमें से मेरी वाइफ पत्नी के साथ, अश्विनी के साथ मैं चर्चा कर रहा था, उसमें से निकली। वो तो कुछ बोली नहीं, वो सोचती नहीं ज्यादा। लेकिन मैंने देखा, देखो ये वो विवेकानंद का एग्जाम्पल है एक। हाँ, वो एक क्लास बोर्ड पे लीटी दौड़ते, लाइन दौड़ते, रेखा दौड़ते, फिर बोलते कि इसको टच किए बिना, हाँ, इसको छोटा बना दो, तो नहीं बनाते। फिर विवेकानंद उसके ही बाजू में दूसरी बड़ी लाइन खींचते हैं, रेखा। फिर बोलते हैं देखो ये रेखा कैसी है, तो क्या छोटी, तो क्या इसको मैंने टच किया? नहीं। तो हम है वो यही करते हैं जीवन में। हमारी रेखा बड़ी दिखाने के लिए हम दूसरों की छोटी रेखा खींचते हैं, दूसरों की रेखा छोटी करने की ट्राई करते हैं, गंदी करने की ट्राई करते हैं, या ऐसा दिखाने की ट्राई करते हैं, या उसे उसको विकृत कर देते हैं, वो रेखा को सुलझा देते हैं, उलझा देते हैं। हाँ, असल में मकसद तो ये होता है कि हमारी रेखा साफ सुथरी, लंबी, बड़ी, शुद्ध, पवित्र ऐसी दिखे। हाँ, ये जो कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन है वो क्यों है? और यही खेल चल रहा है। मैं आपकी रेखा छोटी कर दूं, हाँ, तो फिर अब क्या करेंगे? आप मेरी रेखा छोटी कर देंगे, फिर हम दोनों की छोटी हो गई, तो फिर हम दोनों मिलकर और 10-12 लोगों की रेखा छोटी करेंगे, और फिर हम सब मिलकर दूसरे राष्ट्र की, दूसरे समाज की रेखा छोटी करेंगे। या 800 करोड़ लोग हैं, आपस में एक दूसरे की रेखा किसी न किसी बहाने या किसी न किसी तरह छोटी करेंगे। यही तो चल रहा है हर एक क्षेत्र में, हर एक लाइन। चलो मैं आपकी, हाँ, कहीं उल्टा खेल चलता है, मैं आपको रिस्पेक्ट दूं, गलत प्रशंसा कर दूं,
हाँ, क्योंकि मुझे कुछ आपसे चाहिए, तो मैं आपकी रेखा लंबी कर देता हूँ। फिर आप क्या करेंगे? आप मेरी रेखा लंबी करेंगे। फिर हम दोनों मिलकर दूसरों की रेखा लंबी करेंगे। हाँ, પછી એનું જી થાય, हाँ, उसका प्रेज कर देंगे, પછી भाईडो भले चढ़ी जाता। हाँ, जैसे गुरुजी कर देते थे हमारी, हमारी रेखा लंबी कर देते थे। आप तो ईश्वर के अवतार है। और उसको क्या है, ये तो खंखेरी जता रही है हाल, बीजे दी रात। हाँ, और धंधे कौन लग जाते हैं? हम लग जाते। करेक्ट, तो ये धंधा चलता है। मैं आपकी रेखा लंबी करूं, आप मेरी रेखा लंबी करो। हाँ, फंक्शन होते हैं क्लबों के, संप्रदायों के, विविध समूहों के उत्सव होते हैं। उसमें क्या होता है? यही होते हैं। ये इसका वखाण करता है, वो उसका वखाण करते हैं। फिर दोनों मिलके और बैठे हैं, उसका वखाण करता है, वो सब मिलके। हाँ, अहो रूपम अहो ध्वनि। हाँ, सब लोग एक दूसरे की लपेटते हैं एकदम। ये होता है। फिर मैं आपकी रेखा उलझा दूं, फिर आप मेरी रेखाएं उलझा देंगे, मेरा जो प्लानिंग है वो उलझा देंगे। फिर हम दोनों का वो रेखाएं उलझ गई, तो हम दोनों मिलके दूसरों की रेखा उलझा देंगे। हाँ, जैसे पति पत्नी नहीं थे तब दोनों की रेखा उलझी हुई नहीं थी, सुलझी हुई थी। हाँ, फिर शादी हुई तो इसने इसकी रेखा उलझा दी, उसने उसकी रेखा उलझा दी। फिर दोनों की उलझ गई, फिर तैयार होके बाहर जाते हो और पूरी दुनिया की रेखाएं आपस में उलझा कर घर आके सो जाते। करेक्ट। हर एक तरह की छेड़खानी हम दूसरों की रेखाओं के साथ करते, और वो हमारे साथ ऐसी छेड़खानियां करते। फिर हम दोनों मिलके, हाँ, बाकी सबकी रेखाओं के साथ सब छेड़खानियां करते। अंततः बात यह है, कि मेरी खमीर तेरी खमीर से सफेद है, ज्यादा सफेद है। यही तो कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन है। और यही कंजम्पशन दुनिया को $40 ट्रिलियन में पड़ता है। और जो कंज्यूम ज्यादा करता है उसको हम आदर्श मानते। अमरेली में, यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट, वो शहर में एक वीक में 10 मिनट पानी आता था। कितना? एक वीक में 10 मिनट। अभी थोड़ा बदला होगा, पता नहीं। लेकिन गांधीनगर में 24 घंटे पानी आता है, तो वो छोड़ देते। ऐसे ही वो लेटरिन में जाता है या गटर में चला जाता है, मैंने देखा है। तो मैं तो अवाक रह गया, ऐसे कैसे पानी ये लोग यूज कर रहे हैं। हाँ? तो हम गांधीनगर का कोई है तो उसको बहुत सुसंस्कृत समझते हैं, सभ्य समझते हैं, व्यवस्थित समझते हैं। ये व्यवस्थित है क्या? अमरेली का एक व्यक्ति, एक कुटुंब, हाँ, वीक में 10 मिनट पानी में गुजारा करता है, और तुम्हारे तो यह 24 घंटे नल लेटरिन में चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर। तो आप कैसे सुसंस्कृत हुए, कैसे सभ्य हुए, कैसे विकसित हुए, कैसे प्रगतिशील हुए? ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक धारणा है कि जो ज्यादा इस्तेमाल करता है, खर्च करता है, कंज्यूम करता है, जिसकी खपत जितनी ज्यादा है, वो संस्कृति, वो राष्ट्र, वो व्यक्ति या वो समूह, हाँ, उतना विकसित है। ये हमारे मगज में हमारी टेक्स्ट बुकों ने बिठा दिया है, और मीडिया ने बिठा दिया है, और हमारे माँ बापों ने बिठा दिए, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन राज्य रहा 200 साल तक। हाँ, क्योंकि उसको उनके माता पिता ने सिखाया था, उनको उनके कि जो यूरोपियन हुए। हाँ, देखो, गोरा होने की क्रीम बिकती है, कभी देखा है आपने काला होने की क्रीम? नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लघुता ग्रंथि से पीड़ित है, हीनता की भावना से हम पीड़ित है।
हाँ, हम ब्लैक शर्ट पहनेंगे। हाँ, क्योंकि ब्लैक होगा तो हम व्हाइट दिखेंगे, इसलिए हम व्हाइट शर्ट अवॉइड करते हैं, व्हाइट टॉप अवॉइड करते हैं, लेडीज है वो। हाँ, क्योंकि वो ब्लैक या डार्क कलर पहनेंगे तो वो गोरे दिखेगी। और गोरे यूरोपियन थे, वो हमारे मन में ऐसा एक फंस गया है। अरे तो ये हीनता की ग्रंथि है। हाँ, वो 200 साल की जो गुलामी हुई, हाँ, भौतिक, हाँ, तो भौतिक गुलामी हमेशा मानसिक गुलामी बनाती ही है। पहले भौतिक जाती है, फिर मानसिक जाती ही है, अभी जाने लगी है। तो हमें थोड़ा एग्जामिन करना चाहिए, हाँ, कि उनके शास्त्र में क्या लिखा है, वो उनका प्रॉब्लम है। उसके पहले जरा अपनी बुक्स देख ले, जो 2500 साल से हमारे जो शास्त्र है उसमें क्या लिखा है, वो पहले देख ले। अगर उसमें से हल ना मिले तो कोई भी हम देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई हर्ज नहीं है। इफ देर इज एन एक्सलेंट वे और बेटर वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स, हाँ, हम रख देंगे हमारे शास्त्र, लेकिन पहले देख तो ले क्या है उसमें। ये 2500 साल में हमारे ऋषि मुनि या कहीं पे भी जो लिख के गए वो जरा देख ले। उसमें से हल नहीं मिलेगा तो कहीं से भी ले लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कुछ भी एग्जामिन करने में, पढ़ने में, देखने में, सुनने में, समझने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पहले देख तो ले कि अगर हमारे खुद के पास क्या है, अगर उसमें से ही हल मिल जाता है, हाँ, और बेटर हल है, तो हमें जो जो बेटर हल है उस पे वी विल फोकस। हाँ, उस पे ही हम ध्यान देंगे। वी विल कीप आवर आईज ओपन, आवर माइंड ओपन, सब कुछ ओपन है। लेकिन जो हमारे पास जो दबाया गया है, छुपाया गया है, वो शास्त्र में क्या लिखा है वो तो भी जरा देख ले। अगर वो बेटर नहीं होगा हम छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा माइंड बंद नहीं है, हमारे ही शास्त्रों ने लिखा है, हाँ, कि ज्ञान है वो अनंत है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। ज्ञान योगा हमने सिखाया ही गया है 2500 साल पहले। तो जरा देख ले उसमें क्या है। अगर वो अपील नहीं करता, हमें नहीं ठीक लगता, फॉरगेट इट, नो प्रॉब्लम। तो ये जो डेप्थ है वो आज हमने देखा। हमें दिखाना है किसी को, लेकिन हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ऋण ले लेंगे और दिखा देंगे दुनिया को। किसको दिखाना है, दूसरे लोगों को। दूसरे लोगों को दिखाना है कि मैं अलग हूं, मैं विशिष्ट हूं, मैं खास हूं, मैं बेहतर हूं। क्यों दिखाना है, उसको हिप्नोटाइज करने के लिए, उसको वशीभूत करने के लिए, उसके मन ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए। अच्छा, क्यों प्रभुत्व जमाना है, क्यों वशीभूत करना है, उसका मिसयूज करना है, सिंपल। एब्यूज करना है, सीधी सी बात है। तो कुछ लिंक हम रखेंगे इसके नीचे, जिसको इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं। और ये तो लाइंस है, बच्चे हैं वो तो ये जमाने के, उसके पास सब इंफॉर्मेशन गूगल पे रहती है। तो सभी बच्चों को निवेदन है कि इसके ऊपर वो आगे देख सकते हैं। अगर अपना है ठीक नहीं है, छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन पहले जांच तो करो कि अपने पास क्या पड़ा है। तो ये जो ऋण है उससे हम बच सकते हैं, दिखावे से बच सकते हैं।
अपनी लीटी बड़ी करने से बच सकते, दूसरे की लीटी छोटी करने से बच सकते। आज देखो इवन धार्मिक लोग भी अपनी लीटी बड़ी करने में लगे। अरे भाई क्या जरूरत है? लोग बोलते हैं मैं, माई गुरु इज बेस्ट, माई टीचर इज बेस्ट, माई कार इज बेस्ट, माई सर्विस इज बेस्ट। हाँ बेस्ट है तो नहीं, लेकिन वो दिखाना है ऐसा। मेरा घर सबसे अच्छा है, मेरे पास ટૂંકમાં હું એટલે હું એમ। इन शॉर्ट, मैं माने मैं। हाँ, ये खेल चल रहा है 800 करोड़ लोगों के। इसमें ये धरती का और अन्य जो अबोल जीव है, वनस्पति है, जंगल है, पशु पक्षी है, वो मारे जा रहे हैं, या उसका पाशवी शोषण हो रहा है। धरती का वातावरण है वो 20 टाइम्स पॉल्यूटेड। जो होना चाहिए उसमें जो मात्रा ज्यादा से ज्यादा, उससे 20 गुना हवा में जहर है। वो हजारों लीटर हवा हम लेते हैं और हमारे फेफड़ों से वो खून में मिलती है, उसके साथ वो पॉल्यूटेंट भी हमारे खून में मिलते हैं। तो फिर रोग तो होगा ना। आप पानी शुद्ध पिएंगे, खुराक शुद्ध खाएंगे, लेकिन हवा कहाँ से शुद्ध लाएंगे? जो पिछले कहते हैं कि 10 लाख साल में जितने पॉल्यूटेंट्स नहीं बने, उतने लास्ट जो इंडस्ट्रियल एज आया 500 साल में हमने हवा में डाले। 1 लाख साल में जितना कचरा जहर हमने हवा में नहीं डाला था, उतना ये पिछले 500 साल में हमने हवा में उससे भी ज्यादा जहर डाला है। तो 1 लाख साल का कचरा हमने सिर्फ 500 साल में हवा में डाल दिया है। आज देख रहे हैं हम, रोग है ना। आप किसी भी फार्मेसी पे जाओ, दवाई की दुकान पे जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, या योग की तालीमों में जाओ, लंबी कतारें होती है। क्यों होती है? एक ही कारण है, लंबी लीटी करनी है अपनी। तो ना हमें किसी को प्रभावित करने की जरूरत है, ना अंकुशित करने की जरूरत है, ना हमें किसी को मिसयूज करने की जरूरत है, ना किसी को अब्यूज करने की जरूरत है, ना किसी को अबोल जीव को भी हमें हार्म करने की जरूरत नहीं है, नहीं पेड़ काटने की जरूरत है। और ये सब जरूरत नहीं है अगर हम दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं चाहते। और अपने ही लोग हैं, क्या करेंगे इम्प्रेस करें? विपुल भाई को भी पता है कि दक्षेश भाई नकामा मानस। मैं उसको इम्प्रेस करने जाऊंगा तो वो हंसने लगेगी, अरे यार छोड़ो ना, आपको तो मैं जानता हूँ इतने से। तो जो अपने लोग हैं उसको क्या इम्प्रेस करने का, और सब अपने हैं, इसलिए किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सब लोग, सभी आत्माएं हैं, देह तो ठीक है दिखता है, सभी आत्मा है। क्यों इम्प्रेस करने के चक्कर में पूरा अपना ये पृथ्वी पर अपना जो सफर है उसको बर्बाद करे। हाँ, और भी सारी चीजें हैं। ये पृथ्वी का हमें मजा लेना है, गपशप करनी है, रखड़पट्टी करनी है, टेकम फेक करनी है, गप्पे लगाने हैं, गाना है, सुनना है, गीत संगीत नृत्य आराम चाय पानी नाश्ता सब है। हाँ, क्यों ये दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हमें पड़े? कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी अगर लगे तो कर सकते हैं। लेकिन इतना जिंदगी अपना चला जाएगा। और इम्प्रेस करने वाला कभी इम्प्रेस नहीं होता। हम जिसको इम्प्रेस करने जा रहे हैं, हाँ, उसका ध्यान ही नहीं होता हमारे ऊपर, वो किसी दूसरों को इम्प्रेस करने में पड़े। सब जगह ऐसा है। सो इट्स एन एब्सर्ड गेम। इफ यू एंजॉय इट, एंजॉय। एक निरर्थक
खेल है 20 मई, अगर आपको खेलना है तो खेल सकते हैं, ठीक है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके सूचितार्थ परिणाम सब भुगतने पड़ते हैं, प्लस माइनस जो भी है, और भुगतते ही है हम। प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।